एक लड़का डीएम ऑफिस के कर बैठ जाता, यह देखने के लिए कब एक लड़की उस मेन दरवाजे से बाहर निकले और कब उसे रोककर उससे बातचीत करे, उससे अपने दिल की बात कहे। लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं, वह लड़की आती ही नहीं है। अब वो लड़का परेशान हो जाता। परेशान होने के बाद उस जिले के डीएम, जो कि अभी अंदर हैं अपने ऑफिस में, डीएम साहब के पास जाता। डीएम साहब होते हैं अविनाश कुमार जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर कहता है कि साहब, क्या आपने मेरी ऋचा को देखा है? डीएम साहब देखकर एकदम चौंक जाते। वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किस तरह की ये बातें कर रहा है। कहता है कि साहब, अभी तो आपसे शायद मिली होंगी या फिर मिलने वाली, क्या एक बार कागज में देख सकते हैं कि ऋचा सोनी यहाँ पर आई है कि नहीं आई? डीएम साहब को बड़ा अटपटा सा लगा। उन्होंने उस लड़के को देखा, उससे बातचीत पूछी और बातचीत पूछने के बाद की आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? जब बात कहने की आती है तब वह कागज चेक कर देखते हैं कि हाँ, ऋचा सोनी तो यहाँ से जा चुकी लेकिन ये ऋचा सोनी वहाँ से निकल जरूर गई थी बैकडोर से और छुपने की कोशिश कर, मीडिया से नहीं छुप पाई। मीडिया ने जब इस कहानी को लोगों के सामने पेश की, लोगों के सामने प्रस्तुत, तो लोग इस कहानी को सुनकर बड़े भौचक्के रह जाते। इस कहानी के साथ साथ कई कहानियां ऐसी भी सामने आ जिनको लोग भूलने की कोशिश कर लेकिन भूल नहीं पाए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं क्राइम पॉइंट से आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी, और झांसी का ही शहर कोतवाली का एक मोहल्ला, एक इलाका है बड़ा गांव गेट बाहर। दरअसल यहाँ पर गेट बाहर के पास एक बाबा का आटा नाम की एक जगह है। वहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम नीरज विश्वकर्मा हो, जो कि पेशे से एक कारपेंटर यानी कि बढ़ेगिरी का काम। पास के ही एक मोहल्ले में रहने वाली, इनकी सत्यम कॉलोनी में रहने वाली एक लड़की ऋचा सोनी। एक दिन अचानक ही रास्ते में दोनों की मुलाकात, एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही मुस्कुराने, ना लड़के ने कुछ कहा और ना ही लड़की ने कुछ कहा। मुस्कुराते हुए ने अब लड़का इस फिराक में, इस ताक में था कि एक बार फिर से उससे मुलाकात। अब उस लड़के ने उसके मोहल्ले में चक्कर काटना शुरू। अब धीरे धीरे करके महीने दर गुजरते चले और यह दोनों एक दूसरे देखते थे। बातचीत और कब इन दोनों का दूसरे की दोस्ती में इनको पता ही नहीं चल। देखते दोस्ती के बाद इनके प्यार के बाद कुछ दिन के बाद फैसला हैं क्यों ना हम लोग शादी। लड़की के परिवार वाले बिल्कुल भी तैयार। लड़की एक तो दिखने में ज्यादा खूबसूरत, साथ ही पढ़ने, और लड़का रोज 500 या इससे थोड़े बहुत ज्यादा की मजदूरी क्या करता था, कारपेंटर का काम क्या। लड़की वालों को जैसे ही लड़के के बैकग्राउंड के बारे में पता है तो लड़की वाले तैयार नहीं। लेकिन इस बात को यब की पहली मुलाकात साल 2018 में धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ और 2022 आ जा। जब 2022 आता है तब लड़का और लड़की ने फैसला किया अब जिएंगे साथ, मरे के साथ, अब चाहे कोई रोके या टोके, लेकिन शादी तो करनी ही करनी। 6 फरवरी साल 2022 का पास में ही एक मंदिर, ओछा मंदिर, वहां जाते पूरी तैयारी के साथ। कुछ लोग तैयार, घर परिवार, कुछ लोग नाराज थे। जो नाराज थे वो इस शादी में शामिल नहीं, और जो तैयार थे, जो इस रजामंदगी के पक्ष में, वह इस शादी समारोह में शामिल भी हो। फोटो खींचते हैं, फोटो खींचने के बाद वीडियो भी और यह दोनों एक दूसरे के सदा एक हो जाते और कस्में खाते कि 7 जन्म तक साथ जिएंगे, साथ, अब चाहे कोई रोके या कोई टोके। दोनों की प्रेम कहानी कुछ इस कदर चल कि आसपास की मोहल्ले, आसपास की कॉलोनियों में चर्चा का विषय कि दोनों ने आखिरकार शादी करी। लड़की देखने में भी और साथ ही वह पढ़ने में। एक दिन लड़की ने लड़के का नाम नीरज, लड़की ऋचा सोनी। ऋचा नीरज से कहती है हमारा पढ़ने का बहुत, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या हम पढ़ाई को जैसे ही लड़के ने ये बात सुनी, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जितना मेरे पास है उतना तो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। आराम से जो तुम्हारा मन करता है वो पढ़ाई करो, मैं तुम्हारी पढ़ाई में कभी आड़े नहीं। पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो जाता और उसे अच्छे से अच्छे कोचिंग में ले जाकर उसकी पढ़ाई का जो सिलसिला चल, वो मजदूरी करके उसको जो भी कमाता, लड़की की बैर खर्च करता था। और धीरे धीरे वक्त ऐसे ही आगे बढ़ साल 2023 आता। जब साल 2023 आता है तो अखबार में एक विज्ञापन प्रकाशित है कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल की जो वैकेंसी है उसके लिए कोई भी आवेदन कर सकता। अब आवेदन करने ऋचा सोनी जो ऋचा सोनी आगे चल ऋचा सोनी विश्वकर्मा बन, क्योंकि जो उसके पति के नाम का टाइटल होता है विश्वकर्मा, तो वह अपने नाम के पीछे भी लगाने लगती है। अब जैसे ही ये लेखपाल की वैकेंसी निकलती है, वो लड़की आवेदन करती है और पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ वह पढ़ाई कर रहे। और एक दिन खुशी का दिन आता है, वह खुशी का दिन 2 जनवरी 2024 को आखिरकार रिजल्ट आता है। और रिजल्ट में जैसे ही वो लड़की अपना नाम तलाश कर रही, आखिरकार पता चलता है कि उस लड़की जो एक सामान्य जिंदगी जी रही थी, अब वो लेखपाल बन चुकी है, उसका नंबर आ चुका। घर में खुशियों के गीत भी गाए जाते हैं, मिठाई बांटी जाती है, एक दूसरे से खुशी जाहिर की जाती। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि ऋचा सोनी के मन कुछ पल रहा है, कुछ छुपा हुआ है जो शायद अब जल्दी से बाहर आ। 18 जनवरी 2024 को वो दिन ऋचा सोनी कहती है अपने पति से कि मुझे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना, इसीलिए मैं कॉलेज जा रही, तुम अब मेरे इंतजार मत। जैसे ही वह कॉलेज जाने की बात कह के निकल जाती है, लेकिन उसका इंतजार किया जाता है तो वो लौट कर राती ही नहीं। नीरज विश्वकर्मा थोड़ा परेशान हो जाता है, अपनी माँ से, पिता से, या जो भी उसके संपर्क में होता है उन सभी के पास जाकर कहता है कि क्या ऋचा को देखा है? सब लोग मना कर देते हैं कि हमने तो ऋचा को नहीं देखा। अब ऋचा को लेकर वो लड़का परेशान होकर सीधा सत्यम कॉलोनी पहुंच जा। सत्यम कॉलोनी जहाँ के ऋचा के माँ बाप, परिवार के लोग, यानी कि वो लड़का अपने ससुराल पहुंच जा और जाकर कहता है कि क्या ऋचा सोनी यहाँ पर आई है? सबके सब घर वाले कहते ऋचा सोनी तो यहाँ पर नहीं आई है। बात वो कहते हैं कि घर से निकली थी, कि मैं कॉलेज जा रही, लेकिन वापस लौट नहीं आई। मुझे थोड़ी परेशानी हो, मुझे थोड़ी घबराहट हो, कहीं ऐसा ना हो उसके साथ कोई हादसा हो। ऋचा सोनी को वो हर जगह
जगह तलाश करता है और जब तलाश उसकी खत्म हो जाती है थक जा परेशान हो जा, क्योंकि ससुराल हो या फिर अपने घर वालों से जहां जहां संपर्क होता है वहां वहां प्रयास कर। जब सफलता नहीं मिलती तो वो कोतवाली चला थानेदार के पास जाता है और थानेदार साहब के साथ सामने हाथ जोड़ते कहता है कि साहब मेरी बीवी, जिसका नाम रिचा सोनी है और नाम उसके पीछे विश्वकर्मा भी लगा, वो अचानक से गायब। मैंने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की, क्या मेरी बीवी को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? जैसे ही थानेदार ने ये बात सुनी, थानेदार ने कहा कि नंबर लेके उनका जो पता है, उनकी जानकारियां हैं, जो फोटो है, जो भी एक पुलिस की फॉर्मेलिटीज होती है, पुलिस ने वो सारी फॉर्मेलिटीज की और फॉर्मेलिटीज करने के बाद वो जो लड़की के आते पते जो भी नंबर वो जल्दी से जल्दी पता करने की कोशिश की तो चंद ही घंटों में थानेदार न्यूज रिचा सोनी को थाने में लाकर बैठा दिया। कहा, यह तुम्हारी पत्नी है? कहता है कि साहब हाँ, यह मेरी पत्नी है। मैं तो इन्हें ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था, लेकिन यह मिल ही नहीं पा रही थी। आखिरकार करूं तो क्या करूं? जब आमना सामना होता है, बातचीत होती है, तब जब ऐसी बातें सामने आती हैं, मीडिया रिपोर्ट में जब प्रकाशित हो तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल ऐसा आरोप लगता है कि रिचा सोनी जो है वह कहती है कि साहब ये मेरे जो पति है वह मजदूर है, जो कि बड़ा ही गिरी का काम करता है, यानी कारपेंटर का काम करता है, 400-500 महीने कमाता है और मैं लेखपाल बन चुका। हम दोनों का कोई मेल नहीं, कोई मिलाप नहीं है, इसलिए मैंने इनसे अलग रहने का फैसला किया। जो भी शादी हुई हमारे बीच में वह शादी, बल्कि ऐसे ही उन्होंने इस तरह की जो बातें की, तो अब नीरज विश्वकर्मा को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार रिचा सोनी ऐसे कैसे बातें कर रही, यानी कि नौकरी लगने के तुरंत बाद ही वो अपने पति को कैसे भूल सकती। नीरज रोने लगता है, गिड़गिड़ा लगता है, अपनी पत्नी के सामने कहता है कि जो भी हुआ है, कोई गलती हुई है तो हाथ जोड़कर माफी मांगने को तैयार हूँ। तुम जो कहोगी, जिन शर्तों पर मुझे मेरे साथ आने को तैयार हो, मैं सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, लेकिन एक बार घर आ जाओ और जो भी हुआ है उसको भूल जाओ। कि पति पत्नी के बीच में ऐसा शायद कोई घर हो जहाँ पति और पत्नी के बीच में छोटी मोटी बातों पर मनमुटाव नहीं हो, लेकिन ना जाने किस बात पर पत्नी इतनी नाराज हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ही चली गई। और जब ये पता चलता है कि नाराजगी की वजह यह है कि एक का कद छोटा रह जाता है और एक का पद बढ़ जाता है, कद और पद जब बात हो जाती है तब यह लड़का परेशान हो जाता है। इसने फैमिली कोर्ट में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद अप्लाई करता है। कहता है कि साहब मुझे मेरी बीवी को मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसके साथ ही जिंदगी जीना चाहता हूं, इसके अलावा जिंदगी जी नहीं जाए। मामला फैमिली कोर्ट भी पहुंचता है। फैमिली कोर्ट से जुड़े हुए जो अधिकारी अफसर होते हैं उन्होंने भी दोनों के बीच में बैठकर सुलह समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन बात ज्यादा बन नहीं या समझौता हो भी पाया, फिर भी लड़की ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं हो और वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। कुछ दिन के बाद पता चलता है कि डीएम ऑफिस में जो भी नए लेखपाल हैं उनको नियुक्ति पत्र दिए, इसीलिए वह फिराक में बैठ जाता और वो जो दिन था, वो तारीख जो थी, उस तारीख को नियुक्ति पत्र मिलते नहीं और वो अपनी बीवी को फिर से बातचीत करने के लिए एक बार आमना सामना हो जाए ताकि हाथ पैर जोड़ के किसी भी तरकीब से वो मना कर अपनी बीवी को अपने घर ले, इसी फिराक में। और ये जब डेट नहीं आती तो परेशान धीरे धीरे करके वक्त और आगे बढ़ता है। वो तारीख 9 जुलाई 2024 को, 9 जुलाई 2024 की वो तारीख, और नीरज विश्वकर्मा को किसी ने खबर कि आज लेखपालों की नियुक्ति पत्र डीएम साहब बांटेंगे, इसीलिए मौका देखते ही तुम पहुंच जाना और अपनी बीवी से मुलाकात कर ले, मान जाए तो बहुत अच्छी, तुम्हारा घर बस जाएगा। और यही सोचकर नीरज विश्वकर्मा सीधा डीएम साहब के जो मुख्य द्वार मेन गेट था उस गेट के पास जाकर बैठ जाता है, छुप जाता, ये देखने के लिए कब उसकी बीवी आएगी और जाकर वहां पर अपना नियुक्ति पत्र तभी वह जाएगा, उससे जाकर बातचीत करेगा। कई घंटे बीत जाए इंतजार करते करते, लेकिन इंतजार करने के बावजूद भी वो वापस लौट कर नहीं आ और ना ही वो जाती हुई दिखाई, यानी कि रिचा सोनी को लेकर वो थोड़ा सा परेशान। जब कई घंटे बीत जाते हैं सीधा पहुंच जाता डीएम साहब के पास और डीएम साहब के पास जाने के बाद कहता है, जो डीएम साहब अविनाश कुमार जाके कहता है, साहब मेरी पत्नी है, और इस तरह से पूरी कहानी सुन, साल 2018 से शुरू यहाँ तक की जो कहानी सुनाता है। तो डीएम साहब को भी बड़ा आश्चर्य हो कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता, लेकिन मामला फैमिली कोर्ट में जुड़ा हुआ था, मामला पुलिस थाने तक पहुंच चुका, इसलिए डीएम साहब इसमें क्या भी कर सकते, वोल्ट का चला जाता है। लेकिन इसी बीच में मीडिया वालों की नजर पहुंच जाती और यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल, और जब वायरल तो लोगों को एक कहानी और याद आई थी जुलाई 2024 में, जिस तरह से झांसी की एक कहानी रिचा सोनी की और साथ ही नीरज विश्वकर्मा की वायरल हो। ठीक एक साल पहले जुलाई का ही महीना था, साल 2023 था, और उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम ज्योति मौर्य होता है और प्रयागराज का रहने वाला एक लड़का आलोक मौर्य, इनकी साल 2010 में शादी होती है। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद लड़की पढ़ने में वाकई होशियार हो, जो कि शादी के बाद उसको 2 बेटियां भी पैदा हो जाती और बेटी पैदा होने के बाद वह तैयारी कर रहे, लेकिन यह लड़का 4th क्लास में कम कर्मचारी हो और 4th क्लास कर्मचारी होने के बावजूद अपनी पत्नी को पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत से पढ़ाता है लिखाता है, और वो लड़की तैयारी करती है। और यूपीपीसीएस की जब तैयारी कर रही थी तो साल 2015 में खुशियों के वो गीत गाए जाते, क्योंकि 2015 में जब यूपीपीसीएस का रिजल्ट निकल के है तो इस लड़की यानी कि ज्योति मौर्य ने सभी रैंक हासिल और उत्तर प्रदेश की तरफ से उन्हें एसजीएम का कैडर मिला, यानी कि वह एसजीएम के लिए चुन ली गई। जिंदगी ठीक ठाक चल रही, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था उनकी अलग अलग जिलों में पोस्टिंग हो रही और 2020 में उनका संपर्क एक पुलिस के अधिकारी से होता है और पुलिस के अधिकारी से दोस्ती प्यार में सब कुछ बदल जाता और पति को यह बात पता चल जाती। पति ने जब मीडिया के सामने अपनी कहानी बनाई, यह कहानी सुनाई, तो उसके बाद
फिर यह मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होता है। ठीक वैसे जैसे कि आज की तारीख में ऋचा सोनिका और उसके पति नीरज विश्वकर्मा का मामला वायरल हो। अब जब भी कभी पति पत्नी के बीच में विवाद वाली कहानी होती है तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी लोगों की जुबान पर आ ही जाती है, जैसे क्या फिलहाल आ चुकी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना, आपको बताना है कि अब वैसे तो अगर पति जॉब करता है तो पत्नियां अगर गृहिणी होती हैं तो ज्यादा कोई बवाल मस्ता नहीं है और शायद पत्नी की कभी ईगो हर्ट भी नहीं हो। लेकिन जब पत्नियां आगे बढ़ती हैं, उनकी नौकरी हो जाती है, नौकरी लग जाती है, तो कई बार पति की ईगो हर्ट हो जाती और ईगो हर्ट होने पर जब समाज के ताने कई तरह के सुनने को मिलते हैं तो पति ही अपनी पत्नी के प्रति शायद व्यवहार अच्छा नहीं करता और यही कारण है कि कई बार रिश्ते टूट जाते और बखरा आपकी स्थिति पैदा हो जाती। शायद यही वजह जो भी रही है वो फैमिली कोर्ट या पुलिस या फिर शासन इस मामले की जांच पड़ताल के बाद ही कुछ कह सके। लेकिन जिस तरह से इन दोनों के बीच में मामला चल रहा है कि नौकरी लगने के बाद ऋचा सोनी ने इनको छोड़ दिया है, तो वाकई यह गलत हुआ है। इन्हें अलग नहीं होना चाहिए, किसी भी तरकीब से एक हो जाए तो ज्यादा बेहतर। बाकी रब जाने, बाकी ये दोनों खुद जाने। जाते जाते आज असद सैफी हैं जो कि नोएडा के रहने वाले, रिजवान उत्तराखंड के रहने वाले हैं, रोहिताश नेहरा हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं, प्रमोद कुमार मधुबनी से, विशाल गुप्ता इन लोगों का जन्मदिन। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील, जिसमें दिल्ली के सिद्धार्थ कुमार, भिवाड़ी के सरवर आलम खान, प्रयागराज से राम कुमार, गाजीपुर से प्रियंका पाल रानी जायसवाल, अरमान अली है, मैनपुरी से उत्तम लाल प्रयागराज से हैं, हाशिम सिद्दीकी, शबनम सिद्दीकी जलेसर के रहने वाले, दानिश अलवर से हैं, शीला अरसाद, सर्वेश कुमार, गोलू यादव गाजीपुर से हैं, हाशिम खान अलवर से, लोकेंद्र गौतम कानपुर से, प्रदीप कुमार और नरेश कुमार अलीगढ़ के रहे। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय